नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं। आइए आपका उनका परिचय कराते हैं। ये हैं राजेश कटियार जी, जो को हिंदुत्व कार्यकारिणी को समर्पित हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। वही दूसरी तरफ संतोष पांडे जी मौजूद हैं, जो कि हिंदुत्व की तरफ अपना पूरा समीकरण बैठाकर हिंदुत्व के पक्ष में बात करके और कहीं ना कहीं हिंदू को ही अपना संपूर्ण समर्थन देके हिंदुत्व की बात करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ प्रश्न करेंगे इनसे, और कुंभ का आयोजन जैसा कि आपको पता है चल रहा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ चीज़ें विवादों में चल रही हैं, उनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद दीपक जी। और आपसे हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि कुंभ मेले में इतनी बड़ी भगदड़ मची है, जैसा कि देखा जाता है कि आप हिंदुत्व के पक्ष में अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं। इतनी बड़ी भगदड़ मचने के बाद में आपने चुप्पी क्यों साध रखी है और चुप क्यों हैं आप? मैं कतई चुप नहीं हूँ। हम इस भगदड़ से बहुत दुखी हैं। इसमें न प्रशासन की कमी है न शासन की कमी है। 10 करोड़ लोग आने थे, वहाँ 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए कुछ अराजक तत्वों ने जी वहाँ पर झूठी अफवाह फैलाकर भगदड़ करवाई है जी। उसमें प्रशासन और शासन का कोई भी दोष नहीं है। हमारे का जो धर्माचार्य जी हैं, उन्होंने माननीय योगी जी पर का इस्तीफा दो, ये उनकी बात थोड़ी गलत लगी है। कुंभ एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा मेला है। पहले भी कुंभ हुआ करता था, 5 लाख की से ज़्यादा आबादी वहाँ नहीं जाया करती थी। आज करोड़ों लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है। छोटी मोटी बातों पर भगदड़ भी हो सकती है, अव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। जो लोग कुंभ में गए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन राजेश जी, इतने समय से पहले कुंभ की तैयारी चल रही है, प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था कि किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं है, संपूर्ण तरीके से कुंभ का निपटारा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद भी भगदड़ मचना खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसमें कहीं ना कहीं जो दूसरे हिंदू नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, जहां पे बोलना चाहिए वहां पे नहीं आ रही हैं। इस नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे आप? 2 महीने से शुरू हो गया है कुंभ की तैयारी को, पूरा 2 महीने पहले से शुरू किया गया है जी। और इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं, वीआईपी कल्चर को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद छोटी पूरी भगदड़ हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें 30 लोगों की हत्या हुई है। हमने तो यहाँ तक कहा है कि सरकार उन मृत आत्माओं के परिवार को 25-25 लाख रुपया देने के लिए योगी जी ने कहा, और संभल में आतंकियों को 5-5 लाख रुपया दे दिया उन राजनीतिक दलों ने। ये बहुत भद्दा एक संकेत मुझे दिखाई देता है हिंदुत्व के लिए। राजेश जी, एक गंभीर सवाल जो कि मीडिया में इस समय ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो मृतक लोग हैं उनकी संख्या को छुपाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से ये दावा कर रहा है कि जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा सबके सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में, विपक्ष में ये बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु का आंकड़ा है वो छुपाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं इस विषय पे आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ तमाम सारे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं जी। यहाँ तक ऊपर ड्रोन चल रहा है और नीचे पानी में भी ड्रोन चल रहा है। आखिर वो लाशें, वो कैमरों को पूछा जाए, कैमरों को देखा जाए कि गलत क्या है, लाशें छुपाई गई। ये आरोप बिल्कुल गलत है सरकार और प्रशासन पर जी। जब वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन चल रहे हैं, तो कौन छुपाएगा लाशों को? ये तो राजेश जी आप कह रहे हैं, लेकिन आप मीडिया की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं इस पर बातें डेली उठ रही हैं और कहीं ना कहीं मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो सूची जारी की गई है वो 24 से 25 लोगों की है। उसमें आप कुंभ परिसर में जाके देखिए, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके परिजनों का पता ही नहीं चल रहा है। परिजन प्रशासन के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके परिचितों का कहीं पता नहीं चल रहा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है,
किस तरीके से देखते हैं आप? मीडिया को अगर आप कहते हैं कि वहाँ के मीडिया के लोगों ने कहा है, मीडिया को कैमरे देखने चाहिए, ड्रोन देखने चाहिए, और जो पानी में चलने वाले कैमरे उन्हें देखने चाहिए। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 2 महीने से वरिष्ठ प्रचारक वहाँ पर काम कर रहे हैं, और मेले की पूरी जिम्मेदारी उन भाई साहब पे है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को जानकारी जरूर होती। राजेश जी, कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कहा है कि शंकराचार्य जी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, आपके नज़रिए से, आपके दृष्टिकोण से वह आरोप गलत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हमारी पार्टी के लोग और मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें साफ खुल के आ रही हैं कि शंकराचार्य जी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो पूर्णतया गलत हैं, उनमें किसी के तरीके का कोई सच नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपके द्वारा कहा जा रहा है कि उनका जो आरोप है वो सत्य है। किस नज़रिए से देखते हैं आप? उनका आरोप कतई सत्य नहीं है। शंकराचार्य जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उन्हें अगर ऐसा ही कहना था, योगी जी पे आरोप लगाना था, इस्तीफा देने की मांग करनी थी, तो उन्हें राजनीतिक दल में जाकर के कहीं चुनाव लड़ लेना चाहिए था। ठीक है राजेश जी। राजेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। योगी जी कुंभ के लिए कई महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया भी जा रहा है, हर तरीके के इंतजाम कुंभ में हैं, चाहे वो एम्बुलेंस से लेके, ड्रोन से लेके, श्रद्धालुओं के स्नान तक की बात अगर हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर बड़ी पहल के साथ ये सिस्टम बैठाया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, या किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां पहले से करी जाएं। इसके बाद भी जो इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसमें श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है, इसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग उठ रही है या श्रद्धालुओं के परिजनों की तरफ से मांग उठ रही है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं आप? आज मैं डिजिटल इंडिया से कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में दीपक जी आप बैठे हैं जी, कि आपने स्वीकार किया कि वहाँ ड्रोन चल रहा है, वहाँ वीडियो कैमरे चल रहे हैं। ये हमारा डिजिटल इंडिया के दीपक जी कह रहे हैं। फिर लाशें गायब होने का विषय कहाँ? आपने ये स्वीकार किया कि जब वहाँ ड्रोन चल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, तो लाश गायब नहीं और भगदड़ होने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा, ये मैं फिर कह रहा हूँ, अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ जी, कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये भगदड़ फैलाई गई, जिससे कि इस शासन और प्रशासन की तौहीन हो। जी, हमने आज मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, डिजिटल इंडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी बदनाम करता है विपक्ष। जैसे उसको गोदी मीडिया कोई कहता, कोई मोदी मीडिया कहता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कोई भी विपक्ष हो या पक्ष, पत्रकार बंधुओं पर ऐसे कोई आरोप लगाने की कोशिश न करे। राजेश जी, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की जो टैग लाइन रहती है चुनाव में, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बात कही तो जाती है, लेकिन जब कुंभ मेला चल रहा है वहाँ पे मुस्लिमों को एंट्री को बैन लगा दिया गया है, मुस्लिमों को एंट्री नहीं दी जा रही है। क्या वो भाई नहीं है? क्या उनको अपना व्यापार करने का हक नहीं है कुंभ में, जो पूरी तरीके से उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया? किस नज़रिए से देखते हैं आप? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। कुंभ में मुसलमानों को क्यों रोका गया, ये आपका विषय है। जहां पर क्या कुंभ के विषय में इस्लाम जानता है? जी, हम आपसे 5 प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ना होगा। नंबर 1, क्या मूर्ति पूजा इस्लाम करता है? नंबर 2, नहीं। क्या कुंभ के विषय में इस्लाम में कहीं पर लिखा गया है? नहीं। क्या इस्लाम
कुंभ में नहा करके अपने को सनातन की तरफ जाना चाहेगा? नहीं। और जब हर चीज का जवाब नहीं है तो कुंभ में प्रवेश क्यों? अगर ये कुंभ में जाना चाहते हैं तो हमें मक्का में प्रवेश करने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें मक्का में जाने का वीजा, पासपोर्ट मिलना चाहिए जी। हमें कुंभ में इन्हें बुलाने में कोई तकलीफ नहीं है। ये भगदड़ ऐसे ही नहीं हो गई है, ये बनी चुनी एक साजिश है और सरकार को बदनाम करने की साजिश है, जबकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजेश जी, एक प्रश्न और आपसे करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में हमें ये देखने को मिलता है कि या आपकी बातों से ये चीज़ प्रत्यक्ष सामने आती है कि कहीं ना कहीं आप मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं या आप मुस्लिम के विरोध में रहते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, तर्क रखिए अपना। मैं मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूं, मुस्लिम भी हमारा भाई है। हम उन मुसलमानों से नफरत करते हैं जी जो भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं। जी। एक छोटा सा विषय आपके सामने डाल रहा हूं। पाकिस्तान में हिंदू नगण्य हो गया, बांग्लादेश में हिंदू शून्य होने जा रहा है, तिब्बत में हिंदू शून्य हो गया, जम्मू कश्मीर में हिंदू शून्य हो गया। अब बचा है उत्तर प्रदेश, कुछ प्रांत ऐसे बचे जहां पर हिंदू है, कुछ प्रांत। आखिर जब यहां से हिंदू भागेगा तो एक जगह बची है केवल हिंद महासागर, वहां जाकर के हिंदू डूब के मरेगा। जी जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अभी राजेश कटियार जी मौजूद हैं। उनके बगल में ही एक और अतिथि हमारे बैठे हैं जिनका नाम है संतोष पांडे, और ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व को समर्पित, हिंदुत्व के प्रति अपनी बेबाक बात रखने वाले और कहीं ना कहीं सनातन की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले संतोष पांडे जी हैं। इनसे करेंगे कुछ सवाल। तो संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे प्रश्न हमारा ये है कि कुंभ के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि संपूर्ण मीडिया में कहा जा रहा है कि भव्य कुंभ है, सालों से कई बार मतलब कई सालों के बाद में ये कुंभ आता है। तो जानना आपसे ये चाहेंगे कि आप सनातन को समर्पित हैं और सनातन की चीज़ों में आपको अच्छी पकड़ भी है आपकी, तो कुंभ इतना महत्व और इतना बढ़ा चढ़ाकर इसको क्यों दिखाया जा रहा है? इसमें ऐसा खास क्या है? दीपक जी, ऐसा है, कुंभ 2025 जी, जो तिथियां और जो संयोग पड़ रहे हैं 144 साल बाद आए हैं जी। ठीक है। अगले जो सेम तिथि सेम संयोग महाकुंभ के जी। 144 साल बाद ही आएंगे। न तो हम लोग पहले 144 साल पहले जी, न तो इस तरह की तिथियां मिली थी हमें, और ना ही शायद 144 साल बाद की इस तरह की तिथियां हमें मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए कुंभ महत्वपूर्ण है। दूसरा, महाराज जी का मैनेजमेंट, जिस पे कोई सवाल या क्वेश्चन मार्क बनता ही नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक संदेह नहीं। जो निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष एकदम जो स्वामी जी का, महाराज जी का मैनेजमेंट है, उसको बारंबार नमन है। और जो जिनका काम है सवाल उठाना, ठीक है, तो उन्होंने तो भगवान राम के ऊपर भी उंगली उठा दी थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। ठीक है, तो कुंभ महाकुंभ ऐसे ही चलेगा और निरंतर चलता रहेगा। उसमें संख्या जो ऐतिहासिक आई है अभी और आएगी। इतिहास लिखा गया था, इतिहास लिखा जाएगा। संतोष जी, बड़ा अच्छे तरीके से आपने कुंभ को एक्सप्लेन किया। बहुत लोग कुंभ को सुन तो रहे थे, जान तो रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे क्या है वो चीज़ आपने बताई। इसी माध्यम से एक प्रश्न आपसे और करेंगे। इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद, इतना भव्य आयोजन होने के बाद में, जैसे कि देखने को मिल रहा है इतनी बड़ी घटना भी हो गई, उसके बाद भी श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गाड़ियों को 20-20 पहले किलोमीटर रोका जा रहा है। शासन के इतने प्रबंध होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के लिए जो मुहैया कराना चाहिए घाट तक पहुंचने के लिए साधन नहीं है। 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतना भव्य आयोजन के बाद भी किस नज़रिए से देखते हैं आप? पहला, कोई अव्यवस्था नहीं है। ठीक है, लोग निरंतर जा रहे हैं। ये केवल अफवाहें हैं, विरोधियों द्वारा फैलाई हुई साजिशें हैं। जो वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं,
लोगों के हृदय पे सांप लौट रहा है जी। कि सनातन इतना जागृत क्यों है। हमारी तो दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी अगर इस तरह सनातन जागृत हो जाएगा। जी। ठीक है, बाबा जी का एक नारा बटोगे तो कटोगे, ये सार्थक होते हुए देख रहे हैं। तो ये विरोधी अपनी सुनियोजित साजिश को कामयाब करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और हमें जो एक अपना अनुशासन भी बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे दो मुख्य अतिथि, राजेश कटियार जी और दूसरी तरफ संतोष पांडे जी। दोनों लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। दर्शकों, आपने यहाँ वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।